नमस्कार दोस्तों। आज केंद्र सरकार का बजट आया। दोस्तों, यह अमृत वर्ष चल रहा है और ये अमृत काल का पहला बजट है। मैं आपके साथ इस बजट की कुछ खास बातें, कुछ खास आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और फिर उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा इस बजट के ऊपर कि ये बजट मेरी दृष्टि से कैसा है, हम सब के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, इस बजट में 3 ऐसे विजन एरियाज हैं जो सरकार ने रखा हुआ है। पहला है कि इसका फोकस यूथ पर है। यूथ हमारे भविष्य हैं, उन्हीं से देश की इकानमी आगे बढ़ेगी। इसलिए इस बजट का पहला फोकस यूथ के ऊपर है। दूसरी चीज़, ये ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर फोकस कर रहा है कि इकानमी की जो गति है, उसको डेवलप करने की जो दर है, वो तेज़ी से आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक वातावरण है, जो आर्थिक वातावरण है, वो मजबूत हो देश का। क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की इकानमी इस समय डवाडोल हो रही है, ज़्यादातर कंट्रीज़ की, और हिंदुस्तान की इकानमी एक ब्राइट स्पॉट है। तो केंद्र सरकार इस बजट के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रही है कि हम अपनी इकानमी को मजबूत रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। इन्होंने 7 प्रायोरिटी एरियाज, प्राथमिकता वाले क्षेत्र चुने हैं जिस पर उन्होंने बजट को फोकस किया है, जिसको वो सप्त ऋषि बोलते हैं, सप्त ऋषि। पहला फोकस एरिया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास होना चाहिए, सब लोगों का विकास होना चाहिए। दूसरा जो फोकस एरिया है वो है रीचिंग लास्ट माइल्स, मतलब जो सबसे नीचे के लोग हैं वहां तक पहुंचना है, हमको उनकी मदद करनी है। तीसरी चीज, यूथ पावर को हमको मजबूत करना है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को एक गति मिले। फाइनेंशियल सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी आए, मजबूती आए। आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसलिए ग्रीन ग्रोथ पर यह बजट फोकस कर रहा है ताकि पोल्यूशन कम हो और वातावरण में सुधार हो। इसके बाद जो हमारा अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको ये अनलीज करना चाहता है, उसको उभारना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बजट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है ताकि इकानमी को बल मिल सके। अब अगर हम इंडिविजुअल चीज़ों में आते हैं कि इन जो 7 मिशन एरियाज हैं, जो प्रायोरिटीज एरियाज हैं, उसमें क्या क्या इस बजट में है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, तो पहले ले लीजिए एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव। आपको पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर जनसंख्या एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है या उस पर किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है। और कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है जो उससे बहुत ही अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, घनी तरह जुड़ा हुआ है। नाउ पहली चीज़ है कि वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं जिससे फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका डिजिटल सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है। दूसरा, हार्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट है। बागवानी के लिए 2200 करोड़ रुपया दिया गया है जो स्वावलंबी बागवानी की जा सके। तीसरी चीज है कि मिलेट में रिसर्च के लिए उन्होंने इस पर फोकस किया हुआ है। एक एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें स्टार्टअप्स जो रूरल एरिया में हैं उनको डेवलप करने के लिए, इंकरेजमेंट करने के लिए एक फंड बनाया गया है। एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है ताकि फार्म सेक्टर को, स्पेशली
आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशिंग में ये क्रेडिट दिया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार भी बढ़े और खेती भी आगे बढ़े। एक और समस्या होती है फार्मर की कि वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है। उनका उत्पाद तैयार हो जाता है लेकिन डेटोरिएशन ना हो, उसके लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग अगर है तो वो सही दाम पे भविष्य में उसको बेच सकते हैं। तो इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। अब एक दूसरा एरिया जो हेल्थ का है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ये भी पार्ट है। 157 नर्सिंग कॉलेजेस बनाने की बात है। एनीमिया एलिमिनेशन मिशन चलाया जाएगा और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च किया जाएगा। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, टीचर्स ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उनको मजबूत किया जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि बच्चों की पहुंच किताबों तक डिजिटल माध्यम से मिल सके उनको। इसके बाद स्टेट्स को, राज्यों को इसके लिए इनकरेज किया जाएगा कि वो फिजिकल लाइब्रेरी भी स्थापित करें पंचायत लेवल पे और वार्ड लेवल पे। इसके बाद जहां तक लास्ट माइल का सवाल है, उसके लिए जो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं कर्नाटक में, खास करके जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। और एकलव्य स्कूल जो है उनके लिए 36,000 टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। अब जहां तक यूथ पावर का सवाल है, कैसे उसको मजबूत किया जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग में नए कोर्सेज चलाए जाएंगे। उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको जॉब भी मिल सके। एक ये अपकमिंग फील्ड है, इसलिए इसमें कोर्सेज चलाए जाएंगे। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आपके पर्यटन केंद्र हैं इंडिया के मेन उनको चुन करके उनको पैकेज के रूप में डेवलप किया जाएगा, डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए और फॉरेन टूरिस्ट के लिए। इसमें भी काफ़ी लोगों को जॉब मिलेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और स्टेट्स को इसके लिए इनकरेज किया जाएगा कि वे अपने यहाँ यूनिटी मॉल बनाएं जिसमें ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाए। इसके बाद अब आ जाइए, दूसरा फोकस एरिया है फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाई जाएगी ताकि इफिशिएंट लेंडिंग हो सके, सही इंफॉर्मेशन मिले, लोन की रिकवरी आसान हो, NPA कम हो और सेक्टर मजबूत हो, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा एक नेशनल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा जिससे कि आपका जो इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है वो आसानी से हो सके, फास्टर हो सके। इसके बाद SME सेक्टर के लिए, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए 2 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम रखी गई है। इसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो डिपॉजिट की, सेविंग की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दी गई है, यानी लगभग डबल कर दी गई है। और ये प्लान है कि सिक्योरिटी मार्केट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल तैयार किए जाएं और उनको इस तरह की सर्टिफिकेट दी जाएगी ताकि वो इस सेक्टर को मजबूत कर सकें। जहाँ तक ग्रीन ग्रोथ का सवाल है, जैसा कि हमने बताया कि आपका ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो इसमें 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बैठाए जाएंगे जिससे कि किसान अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकें। इनसे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर बनेंगे और वो उसका इस्तेमाल करें एक केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे। इसमें गोवर्धन स्कीम भी शामिल है जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी इनकरेज होगी। इसके बाद जो कोस्टल लाइन है उस पर माइक्रो प्लांटेशन किया जाएगा। अमृत धरोहर के अंदर वेटलैंड का इस्तेमाल किया जाएगा और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे ताकि किसान नेचुरल ऑर्गेनिक खेती करने के लिए इनकरेज हों। बैटरी एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा।
कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कम ऊर्जा में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और जो पुरानी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, जो प्रदूषण फैलाने वाली हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए एक फंड बनाया जाएगा। तो ये ग्रीन ग्रोथ के लिए ये इनिशिएटिव बजट के अंदर दिए गए हैं। अब आ जाइए अनलीचिंग द पोटेंशियल। 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाए जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो AI बेस्ड रिसर्च करेंगे और एग्रीकल्चर, हेल्थ और अर्बन प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन, AI बेस्ड सॉल्यूशन देंगे वो। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि एक ऐसा डाटा मिले रिसर्च के लिए, चाहे स्टार्टअप हों चाहे आपके एकेडमिक लोग हों, उनको डाटा मिल पाएगा जिसमें कि किसका डाटा है वो नहीं पता चलेगा, लेकिन उनको रिसर्च के लिए डाटा मिलेगा ताकि वो अच्छे रिसर्च कर पाएं। लेस एक्सीडेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, छोटी यूनिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन को सिंपल बनाया जाएगा। इसके बाद ईजियर और स्टैंडर्ड सेटलमेंट स्कीम चलाई जाएगी ताकि गवर्नमेंट की जो डिस्प्यूट्स हैं या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के डिस्प्यूट्स हैं उनका जल्दी से जल्दी फैसला हो, रेजोल्यूशन हो। इसके बाद ई कोर्ट लॉन्च किए जाएंगे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो वो फास्ट हो। इसके बाद एंटिटी डीजी लॉकर्स बनाए जाएंगे जिसको बिजनेस यूनिट्स या जो ट्रस्ट हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन स्टोरेज करने के लिए और किसी को देने लेने के लिए। 100 5G सेंटर बनाए जाएंगे ताकि एप्लीकेशन बेस्ड डेवलपमेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जनरेट हो और बिजनेस एप्लीकेशन भी उसमें बन सकें। दोस्तों, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और गवर्नमेंट ने पिछले साल का जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट था उसमें 33% की बढ़ोतरी की है, लगभग 1/3 बढ़ाया है और अब ये 10 लाख करोड़ के करीब कर दिया गया है। और ये पहले काफ़ी कम था, 2016 में केवल 2.5 लाख करोड़ था, वो आज की डेट में 10 लाख करोड़ हो गया है। इससे एक बेस बनेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देगी ताकि वे अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें और उसमें इंसेंटिव ज़्यादा होगा अगर वो उनका खर्चा इस क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए गए हैं जो देश के जो पोर्ट हैं, कोल माइंस हैं, स्टील प्लांट्स हैं और फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, उनको एंड टू एंड कनेक्टिविटी देंगे। इससे कि स्मूथ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट होगा और इससे काफ़ी पुश मिलेगा इंडस्ट्री को। अब जहाँ तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट का सवाल है, जो बजट का घाटा होता है उसको कैसे मैनेज करना है, तो इन्होंने स्टेट के लिए 3.5% स्टेट GDP का टारगेट रखा हुआ है कि इतना आपका गैप होना चाहिए। उसमें से 0.5% इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के रिफॉर्म के लिए है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल बजट में जो डेफिसिट का टारगेट है वो इस साल के लिए 5.9% रखा गया है, लेकिन ये इसमें एक टारगेट बनाया गया है कि 2025-26 तक इसको 4.5% से नीचे ले आएंगे। दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.2% तक पहुंच चुका था। इसलिए फिजिकल जो मैनेजमेंट है उस पर भी इसमें ध्यान दिया गया है। अब हम कुछ जनरल ट्रेंड की बात करें तो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे, 2.2 लाख करोड़ PM किसान योजना में किसानों को ट्रांसफर किया जाएगा, करीब 44.6 करोड़ लोगों को प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना के अंदर, स्वास्थ्य बीमा के अंदर कवर किया जाएगा, 11.5 करोड़ लोगों को हाउस होल्ड टॉयलेट बना के दिए जाएंगे, 47.8 करोड़ जनधन अकाउंट्स की संख्या दी गई है, 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन
और 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन किए जाएंगे। टैक्स में भी कुछ सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण किया गया है। जैसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल्स के लिए जो एक लिमिट इन्हांस की गई है, जो बेनिफिट प्रिजम्पटिव टैक्स का बेनिफिट होती है उसकी लिमिट को इन्हांस किया गया है, प्रोवाइडेड 90% जो रिसीट हो वो डिजिटल हो, नॉन कैश हो। ठीक है। जो डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ मेड टू एसएमई होता था वो तब अलाउ होगा जब वास्तव में पेमेंट कर दिया गया हो। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ सिंप्लीफिकेशंस किए गए हैं। अब हम लोग इनकम टैक्स पे आते हैं, जो इस बजट में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। टीवी डिबेट आप देखे होंगे। तो इसमें एक नए स्लैब बनाए गए हैं। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 लाख तक 12%, और 12 से 15 20%, और उसके ऊपर 30%। इसमें कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 50-55 हज़ार का फ़ायदा होगा हाईएस्ट स्लैब तक अगर आप जाएंगे। लेकिन कुछ आपको रिबेट इसमें छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इसको सिंपल बनाना चाहिए, एक ही ऑप्शन रखना चाहिए, सब लोग उसमें माइग्रेट करें। ओवरऑल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो नया ये स्लैब आया है ये सभी के लिए लाभदायक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर माइग्रेट कर जाना चाहिए। अब जो है एजुकेशन में आ जाइए, जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक सेक्टर है। उसमें अभी जो बजट एलोकेशन है 1,12,900 करोड़ का दिया गया है। जो रिकमेंडेशन है कम से कम 6% बजट का एजुकेशन पे जाना चाहिए। उसके हिसाब से कम 50,000 करोड़ और इसमें देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। 47 लाख नवयुवकों को भत्ता देने की बात की गई है। ट्राइबल मिशन के लिए 15,000 करोड़ दिए गए हैं। मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत दी गई है इनकम टैक्स में, जैसा कि मैंने आपको नए स्लैब बताए हैं, उससे उनको कुछ फ़ायदा होगा। जहाँ तक वस्तुओं के सस्ता और महंगा होने की बात है, चांदी, हीरा, सोना और इम्पोर्टेड चिमनी आदि महंगी हो जाएगी। और जो स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है, लोग इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सरकार ने उसको बढ़ावा देने के लिए जो लॉस कैरिंग फॉरवर्ड की जो फैसिलिटी है उसको 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये 3 साल का इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें मिला है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जाएगी। 80 करोड़ को फ्री राशन देने की बात है। फूड सब्सिडी को कम किया गया है, 2.81 करोड़ से कम करके 1.97 करोड़, इसमें कुछ कमी लाई गई है। इरिगेशन में भी 12,000 करोड़ से कम करके 10,700 करोड़ किया गया है। केवाईसी की प्रक्रिया सिंपल बनाई जाएगी। 30 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, 30। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती होगी, मोबाइल, बैटरी, साइकिल आदि सस्ती होगी। पैन पहचान के लिए काम आएगा बिजनेस एंटिटीज के लिए। फ्री राशन 1 साल और दिया जाएगा। और पीएम आवास का जो बजट है वो लगभग 60% बढ़ा करके 79,000 करोड़ कर दिया गया है। और 10,000 करोड़ प्रति वर्ष टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। दोस्तों, अगर हम अब ये सारे फैसिलिटी आपने देखा कि बजट किसके लिए क्या कर रहा है, तो अगर आप मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन पे एक नज़र डालें तो टोटल अगर रफली 20-21 लाख करोड़ अगर देखें तो उसमें सबसे बड़ा एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गया है, 5.94 करोड़। अब इसलिए हमारे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है, चाइना, पाकिस्तान, सेनाओं को ज़रूरत है इक्विपमेंट की और उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये 5.94 करोड़ का बजट दिया गया है। दूसरे नंबर पे हाईवे आता है, उसको 2.70 दिया गया है, तमाम सड़कें बन रही हैं। और तीसरे नंबर पे 2.40 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ इंडियन रेलवे को दिया गया है, जिसमें से 75,000 करोड़ नए प्रोजेक्ट्स के लिए है। ये एक बहुत बड़ा फोकस है रेलवे के ऊपर। आपको पता है कि रेलवे एक एनर्जी इफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये काफ़ी आसानी से लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है, चाहे मैन, मटेरियल या कोई भी हो। तो इसको ये एलोकेशन बढ़ाया गया है। इसके बाद
अगर आप कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की बात करें, जिसमें फूड और पीडीएफ भी आता है, तो उनको 2.06 लाख करोड़ दिया गया है। होम अफेयर 1.96 करोड़, केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.78 करोड़, रूरल डेवलपमेंट 1.60 करोड़, एग्रीकल्चर 1.25 और कम्युनिकेशन 1.23 करोड़। मोटा मोटी ये आपका सेक्टोरियल एलोकेशन है। अगर हम देखें कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, अगर हम इसको अगर ध्यान से देखें तो जहाँ तक फंडिंग है इस बजट की, मतलब सोर्सेज ऑफ फंडिंग जिससे कि खर्चे मीट आउट किए जाएंगे, इनकम टैक्स से 17%, एक्साइज से 7%, कारपोरेट टैक्स से 15%, जीएसटी से 17%, नॉन टैक्स रेवेन्यूज 6%, नॉन टैक्स कैपिटल रिसीट 4%, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बारोइंग 34%। दैट मीन्स इस बजट को जो पैसा फंडिंग के लिए चाहिए उसमें से 34% हम बारो करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर बारो करेंगे तो इस पर ब्याज भी हमको देना पड़ेगा। दोस्तों अब आ जाइए एक्सपेंडिचर किस मद में इसमें ज़्यादा हो रहा है। हमने देख लिया पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। तो 4% पेंशन में जा रहा है, 8% अदर एक्सपेंसेज में जा रहा है, स्टेट शेयर टैक्स में जो है वो 18% जो स्टेट को चला जाएगा, फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर 9% हैं, तो 18 और 9 27% स्टेट को जाएगा। फिर जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं उस पर 17% है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 9% है, सब्सिडी पे 7% है, थोड़ा कमी आई है इसमें। डिफेंस 8% है, डिफेंस पे 8% दिया गया है, और इंटरेस्ट 20% है। क्योंकि आप 34% बारोइंग कर रहे हो, पीछे की बारोइंग भी चल रही हैं, 20% ब्याज में जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा चंक आप देखेंगे कि ये ब्याज में जा रहा है। तो ये हमारा जो रिसीट और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब हुआ इस बजट का। अब देखिए जीएसटी अब कुछ दिन पहले लागू हुआ, अब ये करीब 1.5 लाख करोड़ हर साल लगभग आ रहा है, हर महीने आ रहा है, हर महीने आ रहा है। और दूसरा जो हाईलाइट है इस बजट का वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 10 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, जो 2016 में सिर्फ 2.5 लाख करोड़ था, लगभग 4 गुना हो गया है इतने दिनों के अंदर। लेकिन हमको देखने की बात यह है कि अगर हम पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं तो उसका रिटर्न किस फॉर्म में आ रहा है, उस इकोनॉमी उसको वापस किस फॉर्म में कर रही है। अगर वो वापस नहीं करेगी तो जो बारोइंग हम कर रहे हैं उसको लौटा नहीं पाएंगे, सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो जो प्रोडक्टिविटी या प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बैंक की बात की जाए, एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, ये एक फाइनेंशियल सेक्टर की स्ट्रेंथ को शो करता है। वो मार्च 20 में 8.2% था, जो अब कम होकर के सितंबर 22 में 5% पे पहुंच गया था। तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, काफ़ी राइट ऑफ किया है बैंकों ने, और ये 5% पे है। अगर हम टोटल बजट के फिगर की बात करें तो रेवेन्यू साइड अगर देखें बजट का, तो इस बजट में जो एक्सपेंडिचर है वो करीब 35 लाख करोड़ है, और जो खर्चा है एक्सपेंडिचर 35.0 लाख करोड़ है, और जो इनकम हो रही है वो केवल 26.3 है। इसका मतलब 8.7 लाख करोड़ का गैप है, रेवेन्यू डेफिसिट है, ये इतने की रेवेन्यू डेफिसिट है। और अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.7 लाख करोड़ हम कर रहे हैं, और जो रिसीट है सब मिला के 18.7 लाख करोड़, जिसमें लोन शामिल है। इसका मतलब कि जो ये गैप है इसको हम बारोइंग से पूरा करेंगे। दोस्तों ये तो हो गई ये हो गया आपका आंकड़े हो गए बजट के। अब आइए इसको अपने देश के परिप्रेक्ष्य में एग्जामिन करते हैं कि जो भी आंकड़े आए हैं वो कहाँ तक, किस दिशा में देश को लेके जाएंगे। पहली बात, इस बजट को ऑलरेडी 7 तोपों की सलामी मिल चुकी है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट 1200 अंकों से बढ़ गया इस बजट के को देख करके। क्यों बढ़ गया वो? इसका कारण यह है कि चूंकि मिडिल क्लास को
इनकम टैक्स में रिबेट दी गई है और कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इनपुट दिए गए हैं, इंकरेजमेंट के लिए इनपुट दिए गए हैं, इसलिए शेयर मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या उसको खर्च करेंगे। अगर खर्च करते हैं तो भी इकानमी ग्रो करेगी और कंपनी बेटर करेंगी, और अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सप्लाई साइड बढ़ेगा तो भी शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो सब मिला जुला के शेयर मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ा है इस बजट का। इसके दो ये मेन कारण हैं, और शेयर मार्केट ये देख रहा है, इंडस्ट्री ये देख रही है कि ये बजट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, उसको ग्रो करने में मदद करेगा, इसलिए शेयर मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया इस बजट पर। अब आइए एक आम आदमी की बात करें। दोस्तों, अगर हम अपने देश में जो जनसंख्या है, जिसमें लोग जो काम धाम कर रहे हैं, अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसकी संरचना को देखें, तो 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। 10,000, 5,000, 15,000 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। वो ये इनकम टैक्स का सारा छूट वूट उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती है। जो भी तमाम चीज़ें बजट में दी गई हैं वो उन लोगों को दी गई जिनके पास पैसे हैं, उसमें कुछ बचत कर पाएंगे। लेकिन 90% लोगों के लिए इस बजट में हमारी समझ से इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत दिया गया है, जैसे कोई सब्सिडी है या और कुछ भी दिया गया है, उनको फ्री राशन है या गैस कनेक्शन है, कुछ सपोर्ट उनको दिया गया है, कुछ ट्रांसफर्स हैं उनके अकाउंट में, लेकिन अदरवाइज उनके लिए कोई खास चीज़ इसमें नहीं दिख रही है। ये बात अलग है कि भविष्य में इकानमी तेज बढ़ेगी तो शायद कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा उनके ऊपर। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो एक गरीब तबके का आदमी है उसको फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ चाहिए। इसको हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उसके लिए क्या किया जाए ताकि वो खुद कैपेबल बने और अपनी इनकम को बढ़ा सके। दूसरी चीज़ जो है, माइक्रो यूनिट्स जो रूरल एरियाज में बैठनी चाहिए ताकि लोगों को अपने घर के आसपास ही नौकरी मिल सके। तो ये ज़रूर है कि इसमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ इनपुट्स दिए गए हैं इस बजट में जो अपना कोई असर दिखाएंगे और वहाँ पे कुछ जॉब लोगों की बढ़ेगी, कुछ एग्रीकल्चर में जो इनकम होगी वो भी बढ़ सकती है, उससे कुछ लोग उसमें ज़रूर लगेंगे। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारा रेट है आज की डेट में, जो अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या है, उसको देखते हुए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में जॉब क्रिएशन के लिए, और वो भी स्टेबल जॉब, वन टाइम जॉब नहीं, मनरेगा जैसी जॉब नहीं कि आज दिया कल नहीं मिली। तो ऐसी जॉब चाहिए जो स्टेबल हो, भले थोड़ा कम मिले लेकिन स्टेबल जॉब उनको मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए जैसा कि हमने पहले बताया कि एजुकेशन का जो एलोकेशन है वो बढ़ाया जाना चाहिए। रिकमेंडेशन है कि 6% कम से कम बजट का होना चाहिए, काफ़ी कम है, उसमें बढ़ाया जाना चाहिए उसको। तो ये एक क्षेत्र है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज ये जो बजट है ओवरऑल इकानमी को गति देगा और उसमें कुछ न कुछ फ़ायदा उसका हर वर्ग को थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। लेकिन जो हमारे सामने जो दो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा है गरीबी है और तीसरा आर्थिक विषमता जो है, ये तीन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल करने के लिए अभी समय लगेगा और अगले जो बजट आए उनको इस पर फोकस जरूर करना चाहिए कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को हम कैसे कम कर पाएँ और गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं वो कैसे उनको ऊपर उठा पाएँ। तो ये एक बजट जो है, एक तरह से इसको हम कहेंगे कि ये बजट इकानमी के लिए अच्छा है, कारपोरेट के लिए अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो 90% लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट पर अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगा और आपके रिएक्शन चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस बजट में क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, वो हमको शेयर करके ज़रूर बताइए। लेकिन मैं अंत में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार ने ये कोशिश ज़रूर किया है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट का जो रेट है, जो गति है, वो बनी रहे, उसमें कमी ना आए। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, जो डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी कठिन प्रॉब्लम है और एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, उसको समय लगेगा। लेकिन हमारी पॉलिसी उस दिशा में जानी चाहिए ताकि समस्याएं कम से कम कुछ सालों में ज़रूर सफल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।